कुछ कुछ टॉपिक अपने पास जो है ना वो बहुत अच्छे लेवल के, मतलब काफ़ी कुछ उसमें जो है ना रिकैप करना पड़ता है। अब देखो आधा तो 10th का भरा हुआ है और आधा थोड़ा सा एडवांस भरा हुआ है। अब इसमें देखो ज्योमेट्री एकदम सिंपल सिंपल तुमको पता है, लाइन एंगल फिर यही सब पे बातें करने वाले हो लोग। मेरे में पेज नंबर 172 मतलब 173 से पहले 172 स्टार्ट है। तो अब एकदम बेसिक बेसिक बात है, लाइन क्या होती है जो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है। याद रखो लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क होता है। लाइन दोनों तरफ से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, लेकिन लाइन सेगमेंट की क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है। एक रे होता है वो एक तरफ से फिक्स्ड होता है, दूसरी तरफ से कितना भी जो है जा सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक पॉइंट है। अब दो लाइन जो कभी मीट नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जो कभी मीट नहीं हो सकती। और जो मीट हो सकती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं। अगर एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री बना रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। और अगर तीन पॉइंट है, लेट सपोज ए बी और सी, ये तीन पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, अगर यानी तीनों पॉइंट जो है एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि ए बी सी पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करना। तो ए बी सी पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। ये इतनी बेसिक बेसिक बातें देखो है। फिर एंगल के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि दो रे जो है, दो रे मिलाकर क्या बनाती है, एंगल बनाती है। ये उन दोनों रे का कॉमन फिक्स पॉइंट होता है, इसको वर्टेक्स बोल सकते हैं। एंगल को ऐसे ए बी और सी, तो इस एंगल का नाम एंगल ए बी सी बन सकता है, या तो इस एंगल का नाम एंगल सी बी ए बन सकता है। रूल है वर्टेक्स बीच में रहना चाहिए, बाकी तो कोई भी आपका लेटर ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वर्टेक्स बीच में रहना चाहिए। तो आइदर दिस एंगल इज ए बी सी और दिस एंगल इज सी बी ए, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। एंगल के भी अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल यानी 90 से छोटा, फिर एकदम 90 है तो राइट एंगल, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है तो ऑब्ट्यूज एंगल है, 180 एग्जैक्ट है तो स्ट्रेट एंगल है, 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है तो रिफ्लेक्स एंगल है, और 360 है तो कंप्लीट एंगल है, और 0 है तो जीरो एंगल है। यानी ये एकदम बेसिक बेसिक बात है। अब इसमें एंगल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि दो एंगल अगर आजू बाजू में है, लेट्स सपोज ऐसा कुछ था, इधर भी बीच से एक लाइन खींची है, तो ये दोनों एंगल एकदम आजू बाजू में, तो इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट क्या होता है, बाजू में, यानी कि जो दो एंगल आजू बाजू में है उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ये अगर स्ट्रेट लाइन पे ऐसे कोई दो एडजेसेंट एंगल होते तो ये क्या बना देते हैं, लीनियर पैर बना देते हैं। यानी एक स्ट्रेट लाइन पे एक ऐसा लाइन खींच रहा है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। सप्लीमेंट्री होने का मतलब इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री होना। यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर में क्या होता है, ए एंगल और बी एंगल को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। लीनियर भी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, और पेयर क्योंकि दो एंगल है। रिकॉर्डिंग इसमें भी चालू हो गया। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल तुमको पता है कि दो एंगल को जोड़कर अगर 90 डिग्री आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और दो एंगल को जोड़ के अगर 180 डिग्री आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। फिर कुछ प्रॉपर्टीज है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर है तो ये एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। के इंटरसेक्टिंग लाइन में बनता है ये, ध्यान रखना। खास चीज क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ना, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके बीच में ये जो एंगल बना वर्टिकली अपोजिट है। सेम तरीके से ये जो दो एंगल बनेंगे ये भी क्या बनेंगे, वर्टिकली अपोजिट बनेंगे। अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसे फिगर बनाने की कोशिश करूं, है ना, इसको भी इधर से मैं ऐसे कर देता हूं, तो मैं ना नाम दे दूंगा सबको और तुम मुझे बताना, ए बी सी डी ई एफ। ए का वर्टिकली अपोजिट कौन होगा, डी होगा। ए के एकदम सामने कौन है, डी है। फिर बी का वर्टिकली अपोजिट ई, और सी का एफ। देखो सी के लिए ये दोनों लाइन है, बी के लिए ये दोनों लाइन थी, समझ गए ना। यानी इस तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। फिर आता है कि पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल बनाया जाता है, यानी कि दो लाइन पैरेलल है। देखो ऐसा अगर सिंबल हो ना किसी दो लाइन पे तो समझ जाना दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये दो लाइन पैरेलल है, इनको अगर एक कोई लाइन क्रॉस कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्सल। के दो लाइन ये पैरेलल है ऐसा बोल देते हैं, लाइन एल और लाइन एम जो है पैरेलल है, और टी लाइन जो है ये क्या है, उसका ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ये चीज होने से यहाँ पे 8 एंगल का फॉर्मेशन हो गया। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स का फॉर्मेशन हो गया, और बहुत सारी एंगल की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे समझनी है। सबसे पहले अगर हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल की वापस लेकर आए तो बोलो 1 और 3,
और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की खास बात क्या होती है कि इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 और एंगल 6 बराबर होगा 8। ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। अब इसमें होता है दो नाम होते हैं, है ना, वो कोई कंसेप्ट नहीं है, वो बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इंटीरियर एंगल्स होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। इंटीरियर एंगल्स यानी कि पैरेलल लाइन के अंदर आने वाले एंगल्स, मतलब कि 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और एक्सटीरियर एंगल यानी जो इन पैरेलल लाइंस के अंदर नहीं आते हैं, बाहर आते हैं, मतलब 1 2 8 7, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अब इसमें कंसेप्ट आता है करस्पॉन्डिंग एंगल का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि क्या होते हैं, सेम साइड पे ऊपर ऊपर होना या सेम साइड पे नीचे नीचे होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, तो 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा 5, मतलब लेफ्ट साइड में दोनों ऊपर ऊपर वाला एंगल, समझिए इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होना। इस तरीके से 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा, 6 बनेगा, कि राइट साइड में दोनों ऊपर ऊपर वाले एंगल, है ना, दोनों ऊपर ऊपर या तो दोनों नीचे नीचे, कि जैसे अगर 3 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा, 7 बन जाएगा, कि राइट साइड में दोनों नीचे नीचे वाला एंगल, दोनों लाइन के नीचे वाला एंगल बस राइट साइड पे। और अगर 4 है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन बनेगा, 8, मतलब लेफ्ट साइड पे दोनों नीचे नीचे वाला एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में बोलो 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, 5 इक्वल भी होते हैं। और 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, 6, फिर 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, 7 और 4 का 8। करस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर हो। अब इसमें एक आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, देखो इंटीरियर की बात की तो मतलब 3 4 5 6 में चलने वाला है। हमने देखा था इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, 3 4 5 और 6 वाले ही होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी 3 है तो उसके अल्टरनेट साइड पे दूसरा इंटीरियर एंगल कौन सा है, 5, है ना। अगर 3 है तो उसके अल्टरनेट साइड पे दूसरे साइड पे कौन सा है, 5। तो एंगल 3 एंगल 5 क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और फिर एंगल 4 है तो उसके अल्टरनेट साइड पे कौन सा एंगल है, 6, यानी कि ये भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर थोड़ा सा तुम लोग ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा ना z जैसा बनता है। अल्टरनेट इंटीरियर को याद करने का तरीका कि z के अंदर के ये दोनों एंगल है और वहां पे भी z बन रहा है, बस उल्टा z बन रहा है। यहाँ पे भी z है लेकिन उल्टा है थोड़ा, तो ये वाला और ये वाला एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में खास बात ध्यान रखना कि z बन जाता है, z बन रहा है अगर वहीं पे तो वो क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहेगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर होगा। और सेम तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर के साथ साथ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। अब जैसे कि एक्सटीरियर वर्ड आया है तो तुम्हें पता चल गया होगा कि 1 2 7 और 8 में ही बातें जो है होने वाली है। तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर, दूसरी तरफ में एक्सटीरियर कौन सा है, 7। तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है, 7 है, और 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है, 8 है। यानी एंगल 1 बराबर एंगल 7 हो जाएगा और एंगल 2 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। ये क्या हो गया इसमें, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है इसमें। बोलो इतनी कहानी क्लियर हुई। एक करस्पॉन्डिंग एंगल 1 5 2 6 4 8 3 7, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 5 4 6 और एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 1 7 2 8। ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद एक आता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल अगर ये नाम से याद नहीं हो रहा है ना तो इसका एक और नाम होता है, मतलब नाम क्या मतलब ये हो, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसमें क्या होता है कि सेम साइड पे एंगल रहना चाहिए। जैसे को इंटीरियर है तो मतलब वापस से किसकी बात करेंगे, इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, 3 4 5 और 6 की बात करने वाले हैं। तो जैसे 3 है तो इसके साथ इसके सेम साइड पे कौन सा एंगल है, 6। तो ये इक्वल तो नहीं होते लेकिन इनकी खास बात होती है कि ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। ये इसकी खास बात है। यानी कि 3 है तो सेम साइड में ट्रांसवर्सल होती है, इंटीरियर एंगल की बात होती है। तो 3 के सेम साइड पे कौन सा एंगल बनेगा, 6 बनेगा। और ये क्या है, सप्लीमेंट्री। ये मतलब कि कितना बनाते हैं ये लोग, 180 डिग्री बनाते हैं। सेम तरीके से 4 है तो इसी के सेम साइड पे, को इंटीरियर का मतलब ये है कि सेम साइड के इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो 4 है तो उसके सेम साइड पे 5 है ना, तो ये दोनों भी कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। मतलब कि एंगल 4
प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे 4 और 3 भी 180 बनाते हैं, 5 और 6 भी 180 बनाते हैं, 4 और 5 भी 180, 3 और 6 बस 1 और 2 भी 180 बनाते हैं। लीनियर पैर ही बन रहा है वहाँ पे। क्लियर हुआ इतना? तो पैरेलल लाइंस के एंगल में हमें यही सारे एंगल को समझना पड़ता है, इससे ज़्यादा जल्दी से कुछ नहीं होता है। होते तो और भी प्रॉपर्टीज है लेकिन वो इतने काम के हमारे है नहीं। मेन जो है वो यही है, एक वर्टिकली अपोजिट एक करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और कोई इंटीरियर को एंगल ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल बोलते हैं। उस हिसाब से मुझे लगता है तुम्हें पूरा ये क्या हो जाएगा, कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोलो इतनी क्लैरिटी आई? तो एग्जांपल 1 पे आ जाओ। एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है, बहुत आसान सवाल है एकदम, कुछ है नहीं। बोल रहे हैं कि इन द फिगर गिवन बिलो लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो PQ लाइन है, RS लाइन, PQ और RS लाइन है, ये लोग इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे। और हमें बोल रहे हैं कि एंगल POR और ROQ का जो रेशियो है, POR का और ROQ का, बोलो POR तो ये है और ROQ तो ये है, तो इसका जो रेशियो है ये कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। तो बोले कि हम लोगों को और सारे एंगल पता करने हैं। अब देखो जब भी रेशियो देते हैं x मान सकते हैं, 5:7 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब ये तो 5x है और ये तो क्या है 7x है। सही बात है कि गलत बात है? अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि ये तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब कि 5x + 7x जो है वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये लीनियर पैर बन रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल 180 बनाएंगे। तो बस अब 12x = 180, तो x = 15 डिवाइड हो गया, तो मतलब ये 5x है तो 75 हो गया और ये 5x है तो ये 7x है तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब देखो अगर ये 75 है तो सर ये भी क्या रहेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये 105 है तो ये भी क्या रहेगा 105। तो यानी कि रेशियो में x मान लेना है, ये तो एकदम बेसिक बात है। उसके बाद बस रूल्स बिठाने हैं, अपने आप आंसर आ जाता है। सेकंड वाला फिगर जो है ना, ये कॉमन फिगर में से एक है। कॉमन फिगर और कॉमन शेप जो है ना, मैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन में बहुत बार बात करूंगा, यानी कुछ ऐसे फिगर और ऐसे शेप्स होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज करके। तो ये बहुत कॉमन फिगर है, इसमें ये लोग ऐसे लाइन देते हैं, ऐसे लाइन देते हैं और ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, है ना। और हमें बोले हुए एंगल, और ये बोला है कि ये PQ लाइन जो है ये पैरेलल है नीचे वाले किस लाइन के, RS लाइन के बराबर पैरेलल है। ये PQ लाइन पैरेलल है RS लाइन के। और तुम्हें क्या बोला हुआ है, MXQ जो है, M ये XY है, फिगर दिया हुआ है, MXQ ये वाला एंगल जो है 135 डिग्री है, और दूसरा जो MYR है वो कितना है, 40 डिग्री है। हमें ढूंढना क्या है, हमें बोला है ढूंढने के लिए फाइंड XMY, ये वाला एंगल ढूंढना है, जो कि मुझे पता था यही बोलेंगे। कभी भी क्या करने का, ऐसे फिगर में ना एक बीच से लाइन पैरेलल कंस्ट्रक्ट करने की, इन दोनों के पैरेलल होगा। एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा करना पड़ता है, बहुत कॉमन फिगर है, अब तो आंसर इजीली आ जाएगा। तो अब ये पैरेलल हो गया इन तीनों के, तो अब इसको भूल जाओ। ये देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, को इंटीरियर है, तो मतलब ये 135 और इसको जोड़कर कितना बनेगा, 180 बनेगा, यानी कि ये कितना आएगा, 45 आएगा। और ये 40 है तो z बन रहा है, देखो सही है गलत है, उल्टा z, तो ये भी कितना हो जाएगा 40। तो ये पूरा एंगल ढूंढना है, 45 + 40 85 आंसर आएगा। समझे? अब ऐसे भी कर सकते हैं ना कि ये 40 जो है ये लीनियर पैर पे, तो दूसरा एंगल ढूंढ के फिर 140 करके भी जा सकती थी को इंटीरियर से, और डायरेक्ट भी ऑर्डिनेट इंटीरियर से भी जा सकती थी, तो दोनों तरीके से ही है, पर छोटे तरीके की तरफ ही सोचेंगे। तो इसमें बीच से लाइन बनानी है, बहुत कॉमन फिगर है ये, तो बीच से लाइन बनानी है और फिर अपना जो है आंसर आ जाता है। क्लियर है? अब देखो एन एंगल इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। मेरी बात समझो, उनको जो ढूंढना आता है उसको x लेता है ना। हाँ तो एंगल ढूंढना है, एंगल x मान लो। हाँ तो मैंने कॉम्प्लीमेंट की भी बात की है। अब मेरे को एक बात बताओ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो अपना आंसर बाद में लॉजिक लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। हमें तो फाइंड द एंगल बोला है ना, तो मैं तो उसको एंगल को x मानूंगा। तो जैसे कि अब वो बोले एंगल इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही बोला है ना, एक एंगल जो है वो ट्वाइस है उसके कॉम्प्लीमेंट के, मतलब कि उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो मुझे पता नहीं है। तो एक बात समझ के रखो कि कोई भी जो हमारे पास एंगल होता है, दो एंगल का साथ 90 डिग्री बनेगा तभी वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। मैं तुमको एक एग्जांपल दे दूं, 40 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़कर 90 आ जाए, 50, मतलब 90 - 40 कर रहे हो क्या नहीं कर रहे तुम लोग? अगर मैं बोल रहा हूँ 80 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, 10, मतलब 90 - वो कर रहे हो। अगर x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, 90 - x रहेगा।
क्या रहेगा इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स। अब भाषा को ध्यान से पढ़ना, एन एंगल इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट। एन एंगल मतलब एक्स इज का मतलब इक्वल टू डाल देगा, ट्वाइस मतलब 2 इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल टू 180 माइनस 2x, इसको इधर ले लो तो 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 60, 60 आंसर बनना चाहिए। उन्होंने जो भी मेथड दिया उनका फाइनल आंसर क्या आ रहा है 60 आ रहा है, समझे। तो हमें बुक में तो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट वाला है, लेकिन हम हमारे तरीके पे रहेंगे कि जो ढूंढना है हम x को उसी को देंगे और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब देखो उसी के नीचे उसका सप्लीमेंट का आंसर है कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ। ऐसे सवालों में एंगल को ही वेरिएबल देगा, मतलब x ही हमारा एंगल है। तो बोले सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, वो तो क्या बनेगा 180 माइनस एक्स बनेगा। वो क्या बनेगा 180 माइनस एक्स। अगर एक एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट क्या बनेगा 180 माइनस एक्स। तो एन सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज मतलब इक्वल टू और 1/5 ऑफ इटसेल्फ। सप्लीमेंट को x नहीं माना ना एंगल को x माना तो 1/5 into x। अब ये 5 को इधर ले लो तो ये बन जाएगा 900 माइनस 5x इज इक्वल टू x। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो एंगल का सप्लीमेंट जो है वो 1/5 है इटसेल्फ का, मतलब एंगल का। अच्छा इटसेल्फ यानी एंगल ही है यहाँ पे। तो ये 5 इधर ले लो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5x उधर ले लो तो 900 इज इक्वल टू 6x और ये जो है 150 इज इक्वल टू x आएगा। अब हमें सवाल को वापस पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल को वापस पढ़ना पड़ेगा कि हमें क्या बोल रहे हैं, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ। तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बराबर है। इसका सप्लीमेंट क्या बनेगा 30 बनेगा, तो इसका 1/5 होगा तभी 30 आएगा। हाँ तो जैसे बोल रहे हैं सप्लीमेंट ऑफ अच्छा, एन एंगल इज supplement 1/5 ऑफ इटसेल्फ। अब 150 एंगल आ रहा है तो उसका सप्लीमेंट 30 बनेगा और इसका 150 है, यानी कि एंगल का वैल्यू कितना आया 150 आया और उसके सप्लीमेंट का वैल्यू कितना आया 30 आया। तो हम लोग एंगल को ही x मान के सवाल बनाएंगे अगर, तो जो x का आंसर आएगा वो डायरेक्टली मुझे क्या दे देगा एंगल ही दे देगा। डायरेक्टली मुझे क्या दे देगा वो एंगल ही दे देगा। क्लियर हुआ इतना? ये था बेसिक लाइंस एंड एंगल की बात। अब इसमें तुम लोगों को जो है एक समझना है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना, इस पे हम हड़बड़ी नहीं करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोल रहे हैं, ये जो है ना ये तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड में ओमिट हुआ करता था जब तुम लोग पढ़ते थे ना, तब लाइंस एंड एंगल में ओमिट था ये। द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, है ना, the ratio of intercept made by 3 parallel lines on the transversal is equal to the ratio of corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel line। इसका मतलब अगर a b c जो है ये क्या है पैरेलल लाइंस है और l m जो है उसके दो ट्रांसवर्सल है, तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि pr अपॉन rt जो है वो qs अपॉन su के बराबर है। शायद कुछ भी नहीं सकते। देखो ये 3 पैरेलल लाइंस है, ठीक, एकदम आसान है। इधर एक लाइन बना दो, इधर एक लाइन बना दो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। इसको A मान लो, B मान लो, C मान लो, D मान लो। अब कंडीशन ये है कि ये सब पैरेलल होने चाहिए। तीनों लाइन अगर पैरेलल है ना तो ये थ्योरम ऐसा बोलता है कि इन साइड का जो रेशियो है A अपॉन B का रेशियो ये बराबर रहेगा C अपॉन D के, मतलब ये चीज वो बोलता है। समझे कि अगर इसी में मैं वैल्यू डाल दूं कि भाई ऐसे मेरे पास क्या है, देखो मैं बोल रहा हूँ टेढ़ा मेढ़ा सा करवाते हैं। ये 3 लाइन क्या है पैरेलल है, ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। ये 5 है, ये मुझे पता नहीं है, और ये 8 है और ये 24 है अगर, है ना, जो भी सेंटीमीटर बोलते हैं। तो यानी कि अब ये थ्योरम क्या बोलता है कि 5/x बराबर रहेगा किसके 8/24 के। 5/x किसके बराबर रहेगा 8/24 के बराबर रहेगा। सॉल्व कर दो, 5 × 24 इज इक्वल टू 8 × x, तो 8 को इधर ले लो अपॉन 8 इज इक्वल टू x, तो 8 1 जा 8 3 13 बन जाए 15 आ गया। तो देखो 5/15 1:3, 8/24 1:3, रेशियो क्या रहता है इसमें सेम रहता है। समझे, पैरेलल होना चाहिए, बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है और कोई भी टेंशन वाली चीज है नहीं। अब देखो उसके रिलेटेड वो जो एग्जांपल नंबर 5 दिया है ना, ये भी कॉमन फिगर है, बहुत पूछते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज का ध्यान रखना, उस क्वेश्चन को समझने से पहले एक प्रॉपर्टी तुमको समझनी पड़ेगी कि एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो परपेंडिकुलर लाइन बना ली मैंने, एक ही सेम लाइन पे दो परपेंडिकुलर लाइन बना ली मैंने, तो ये दोनों आपस में क्या रहेगी पैरेलल रहेगी। मतलब कि एक ही लाइन में तुम दो 90 डिग्री की लाइन बना रहे हो। अब सीधा है एकदम ये लाइन, इसमें मैंने दो 90 डिग्री बना दी है, ये मीट होंगे नहीं होने वाले। मतलब कि एक ही लाइन पे 90 डिग्री की लाइन बनती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं पैरेलल बोलते हैं। तो इसकी अब देखो तो ये क्लियर हुआ। तो इसकी अंग्रेजी क्या है कि परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर।
कि सेम लाइन पे अगर परपेंडिकुलर बना लो, 2 बनाया तो 2 लाइन पैरेलल होगी, 3 बनाया तो 3 पैरेलल होगी, 4 होगा तो चारों पैरेलल होगा, जो भी है। तो ये क्या रहता है से एकदम पैरेलल रहता है। तो अब तुम वो सवाल को थोड़ा ज़्यादा बेटर वे में समझ पाओगे। अगर उसका फिगर देखोगे तो उसमें कुछ ऐसा ही है कि भाई एक सीधी लाइन पे इन लोगों ने 4 परपेंडिकुलर बना के रखे हैं ऐसा, और ऊपर से क्या चल रहा है, ऊपर से थोड़ा ऐसे टेढ़े भी चल रहा है, काइंड ऑफ ऐसा है। तो ऐसा कोई फिगर है, ये सब 90 डिग्री के लाइन है, तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। अब बोल रहे 60 90 120, तो मतलब ये 60 है, ये 90 है, और ये कितना है 120 है, और ऊपर का मुझे लगता है x y जो है ये सब मिसिंग है। ये 60 90 120 क्या है? ये मतलब जैसे a b 60 यूनिट है, हाँ ये जो है ये 90 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट तो बोला नहीं है लोगों ने, सिर्फ वो दे के रखा, वैल्यू दे के रखा। तो 60 यूनिट बड़ा है, 90 यूनिट लंबा है, इतना यूनिट लंबा है a b c और d। और हमें बोला है ऊपर जो p q r s है ना, इसके लिए एक खास बात बोली है, बोल रहे कि ps जो है ना, ps पूरा ये 360 है, मतलब ये पूरा जो है, ये सवाल में दिया है, तुम पढ़ पा रहे हो ना, सवाल दिया लास्ट में दिया है। तो ps जो है वो क्या है 360 है पूरा, ऐसा बोल के। तो हमें बोला है कि अब ये x का और ये y का वैल्यू ढूंढ के। अब देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में 3 पैरेलल लाइंस ही थी, और यहाँ पे कितनी पैरेलल लाइंस है 4। तो सॉल्विंग करते वक्त किसी एक पैरेलल लाइन को इग्नोर करना पड़ेगा और फिर रेशियो बनाना पड़ेगा। जैसे मैं तुमको क्या बोलता हूँ, हमें x और y ढूंढना है ना, पहले हम लोग फोकस करते हैं x निकालने पे, ठीक। पहले किस पे फोकस करते हैं, x निकालने पे फोकस करते हैं। तो मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम क्या करो, एक बार के लिए ये वाला लाइन ढूंढ जाओ, ये वाली लाइन ढूंढ जाओ, ठीक है। अब कितनी लाइन होगी, 3 लाइन होगी। तो अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बैठ सकता है ना, पैरेलल तो है, एक बार बस उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। पर थोड़ा समझदारी दिखाना, y वैल्यू लोगे तो आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो देखो अगर इतना x है तो ये y तो मुझे लगता है कि ये खुद भी किसके बराबर होगा, 360 माइनस x के बराबर रहेगा। पूरा 360 है, इतना x है, तो ये जो y है वो किसके बराबर रहेगा, 360 माइनस x के बराबर रहेगा। तो ये हमें बात बोली हुई है। अब मुझे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलता है कि दिस x अपॉन 360 माइनस x विल बी 60 अपॉन ये पूरा 210, समझे ना। तो यानी x अपॉन 360 माइनस x इज इक्वल टू 10। तो गया, और इसको सिंपलीफाई कर लो, तो x अपॉन 360 माइनस x इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। तो इसको इधर उधर कर दो, तो 7x इज इक्वल टू 360 माइनस 720 माइनस 2x, माइनस 2x ये आएगा प्लस 2x हो जाएगा, मतलब 9x इज इक्वल टू 720, x इज इक्वल टू 80। चलो x का कहानी हुआ, अब y निकालते हैं। अब y ये पूरा नहीं था, अगर तुमको ध्यान हो अच्छे से, तो ये पूरा वैल्यू जो है ना वो y नहीं था, y सिर्फ था इतना, सिर्फ इतना ही वैल्यू था। तो अब बोलता वो लास्ट वाले को भूल जाओ, ऐसे भी कोई काम नहीं है, कुछ ढूंढना भी नहीं है, सिर्फ इतना y ढूंढना है। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 60 अपॉन 90, सही है गलत है, पैरेलल है ना। तो x अपॉन y जो है ये बराबर होगा 60 अपॉन 90 के। x का वैल्यू अभी कितना आ था 80, तो 80 अपॉन y इज इक्वल टू 60 अपॉन 90, 120 आंसर आ गया। क्या करूंगा, RS भी तो ढूंढना बोला, RS भी ढूंढने बोला है, तो तो पूरे 360 में से वो दोनों माइनस कर दो, खत्म हो। अरे इसको सॉल्व कर लो, 120 आना चाहिए, 160 हाँ जो भी है 160 के हो गया, समझे। तो बस इतना सा कहानी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी हो गया। और ये बेसिक नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, और इस पे सवाल आता है। ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे एक छोटा सितारा मार ही लेना, इस पे सवाल आता है। तो ऐसे फिगर जो है वो देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे 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 क्या करें। अब देखो एग्जांपल नंबर 6, ऐसे पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है, यानी कि L M और P N, जो भी बोल रहे हैं मुझे क्या पता। अब ये बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, और ये वाला एंगल 3 है। ऐसा तो सवाल नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे अगर 185 है तो 2 पता करके दो। अगर ये 85 है, बोलो बहुत आसान नहीं है क्या, ये भी और ये भी पैरेलल है, ये भी और ये भी पैरेलल है। अगर इसकी पैरेललिटी देखूं तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। मतलब अगर ये 85 है तो ये भी क्या रहेगा, 85 रहेगा। और इसको पैरेलल देखूं और इसको ट्रांसवर्सल देखूं तो ये कोई इंटीजर है, मतलब 85 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 95।
एंगल 2 किसके बराबर बन जाएगा 95 के बराबर बन जाएगा। यानी ये जो है वो भी एक आसान सवाल हुआ। अब अगला वाला इन द एडजॉइनिंग डायग्राम थोड़े थोड़े लेवल बढ़ेंगे। अभी सर्कल आएगा ना तब तो थोड़ा सा परेशानी होगा और तो कुछ नहीं। इसमें एरिया और सब नहीं, इसमें थोड़ी एरिया और सब। एरिया कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एंगल्स की एरिया मेंसुरेशन है। फाइंड फ्रॉम द एडजॉइनिंग डायग्राम फाइंड x एंड y, है ना, डायग्राम बना देता हूं बस। और E B A B C और ये y है और ये x है और ये कितना है 70 है। ओके, और इधर भी ऐसे डंडी मारी हुई है। ओ माय गॉड, मस्त वाला। चलो ठीक है। Z बन तो रहा है बट पूरा नहीं बचेगा। Y से ढूंढना तो पूरा सिर्फ y ढूंढना है तो प्रॉब्लमेटिक हो गया काम। अब 70 वो दिया हुआ है तो यानी वो वाला एंगल जो है वो कितना बन जाएगा, पूरा 110 बन जाएगा। यानी y जो है वो किसके बराबर आ रहा है 110 माइनस x के बराबर आ रहा है। y जो है 110 माइनस x के बराबर आ रहा है। x। और अब देखो अगर ये दोनों बराबर है ना, अगर ये दोनों ऐसे बराबर है तो इस ट्रायंगल में इन दोनों के सामने वाले एंगल भी ये भी x ही रहेंगे। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। एंगल्स अपोजिट टू सेम साइड्स आर इक्वल, यानी इन दोनों साइड के सामने वाले एंगल जो है वो क्या रहेंगे, एकदम सेम रहेंगे। तो ये दोनों साइड के सामने ये और ये एंगल है, यानी कि वो एंगल जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो x बन जाएगा। अब इसमें देखो पैरेलल किस किस को दिया है, वो आर है। पैरेलल किस किस को दिया है वो समझना पड़ेगा कि DC पैरेलल है और कौन सा पैरेलल है, AB पैरेलल है। अब तुम लोग एक बात समझो कि अब ये पैरेलल से ही आंसर है। देखो अगर ये पैरेलल है इसके, तो तुम अगर ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल तो करस्पॉन्डिंग ये एंगल है। ट्रांसवर्स कैसे बने तो साइड में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कॉर्नर से भी जाए तो भी चलेगा। मतलब ऐसा ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो भी ये दोनों तो क्या बनेंगे, कोइंसिडेंट बनेंगे, क्योंकि पैरेलल तो देख इधर भी खींचो करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, समझे। तो यानी कि x और 70 क्या हो गए आपस में, सेम टू सेम हो गए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। इतना क्लैरिटी मिला, x बराबर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखो अगर ये 70 है तो ये भी 70 है, मुझे नहीं लगता कि y को निकाल देना हार्ड पड़ेगा। 70 y और ये 70 मिलाकर 180 बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। इस वक्त मैं लीनियर पैर नहीं बोल पा रहा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो लीनियर पैर में दो ही एंगल होते हैं, यहाँ पे 3 एंगल है। तो कुछ नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है तो इन सब का सम कितना बनेगा 180 बनेगा, तो y कितना आ गया 40 आ गया। समझे, कितना क्लियर हुआ। एक बार ट्रायंगल्स का रीड तो करो तुम, ये तो तुमको एकदम पता होगा एग्जाम की, CUET की। CUET की और ट्रायंगल्स और तो सेंटर सेंटर्ड से है बाकी। मतलब बाकी चीजें तो क्लियर है, तो लो स्ट्रेट आइसोसेलेस इंक्लिनेटर और वो रेशियो भी सारे एंगल का सम 180 डिग्री बनता है ना। अब कुछ डेफिनेशन है। एल्टीट्यूड क्या होता है, बेसिकली इस ट्रायंगल की हाइट, एक जो परपेंडिकुलर लाइन बना देता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब ये जो बनाया मैंने इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड या हाइट बोलते हैं। तो ये क्या हमेशा 90 डिग्री होती है ना, हमेशा 90 डिग्री होती है ना। और मीडियन जो होता है ना, मीडियन क्या होता है, जैसे अगर टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूँ तो इधर कोई वर्टेक्स से लाइन खींचूंगा मीडियन, वो क्या करेगी, इन दोनों को इक्वल पार्ट में बांट देगी। फिर इधर से भी खींचूंगा तो ये दोनों को इक्वल पार्ट में बांट देगी, इधर से भी खींचूंगा तो इन दोनों को भी क्या कर देगी, इक्वल पार्ट में बांट तो देगी। 45 45 भी होगा ना, 45 मतलब नहीं साइड लेंथ है वो, तो एंगल नहीं है ना। साइड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। एक वर्टेक्स से कोई साइड पे लाइन खींचता हूं मैं और वो क्या होता है, मीडियन होता है। कहीं पे भी जा सकती है। हाँ, अब देखो अगर देखो जैसे कि ये ट्रायंगल है, देखो ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही मीडियन और एल्टीट्यूड सेम रहता है, बाकी में अलग रहता है। मतलब एल्टीट्यूड की लाइन अलग बनती है, मीडियन की लाइन अलग बनती है। सारी हाइट हमेशा कांटे की इक्वल पार्ट में ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑर्थो सेंटर को और सेंट्रोइड को समझने के लिए तुम लोगों को ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए। ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं कि सारे एल्टीट्यूड जो होते हैं, सारे एल्टीट्यूड जहाँ मिलते हैं इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और सारे मीडियन जहाँ मिलते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं।
ऑर्थोसेंटर किसको बोलते हैं? सारे के सारे एल्टीट्यूड 90 डिग्री लाइन, हर वर्टेक्स से खींची हुई लाइन जहाँ मिल गई उसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। और जहाँ पे मीडियन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड में खास बात है, एकदम ध्यान रखना, सेंट्रोइड जो होता है ना वो हर लाइन को, जैसे यंग लाइन है, इसको 2:1 के रेशियो में बांट देगा, इसको भी 2:1 के रेशियो में बांट देगा, और इसको भी 2:1 के रेशियो में बांट देगा। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, ठीक, ये समझ लो, ये मैंने क्या कर दिया, उसके सारे मीडियन बना दिए, तो ऐसे बनता है। तो ये वाली लाइन जो है ये किस रेशियो में बढ़ गई? 2:1, मतलब AOB है ना, तो AO:BO जो है वो क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। वैसे ही अब देखो मैंने इधर भी लिया है, तो मैं इधर CDEF ले लेता हूँ। अब ऐसे ही अब CE को देखोगे तो CO:EO जो है वो भी क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। और DF में देखोगे तो DO:FO जो है वो भी क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। तो जो सेंट्रॉइड होता है ना उसका बहुत खास बात ध्यान रखना, 2:1 के रेशियो में जो है वो काट देता है, वही सबसे मजेदार बात है। उसके बाद होता है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर किसको बोलते हैं? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री की भी लाइन होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, मीडियन भी होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? एल्टीट्यूड और मीडियन का मिक्सचर, मतलब जो 90 डिग्री की भी लाइन है और जो मीडियन की तरीके से बेक कर रही है, परपेंडिकुलर भी है, इक्वल पार्ट भी बांट रही है, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमसेंटर बोलते हैं। तो ऑर्थोसेंटर यानी सिर्फ एल्टीट्यूड का मिलना, सेंट्रॉइड मतलब मीडियन का मिलना, और सर्कमसेंटर यानी कि सारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जो होती है उसका मिलना क्या कहलाता है? सर्कमसेंटर कहलाता है। फिर इन सेंटर जो होता है ना, इन सेंटर होता है बाइसेक्टर्स पे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, इसके पास ये 3 एंगल है, ये लाइन जो है इसने इस एंगल को 2 पार्ट में काट दिया, इसने भी इस एंगल को 2 पार्ट में काट दिया, और इस वाली लाइन ने भी क्या कर दिया? इस एंगल को 2 पार्ट में काट दिया। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होती है? जो एंगल को 2 पार्ट में काटे। ये सारे एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं ना उसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? इन सेंटर। तो इतनी कहानी है, सबको बस डिफाइन कर देते हैं लोग अलग अलग तरीके से, और कुछ भी नहीं है। तो ऑर्थोसेंटर एल्टीट्यूड का, और जो हमारा सेंट्रोइड है वो मीडियन का, सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, इन सेंटर यानी एंगल बाइसेक्टर का, जो एंगल को बाइसेक्ट करती हुई लाइन होती है वो जहाँ पे मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं, और कुछ नहीं। ये 1 और 2 दिया क्या चीज? ये इन सेंटर के अंदर ही 1 और 2 के एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रिमेनिंग साइड, अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। ये एक सवाल है छात्र के, अभी नहीं समझ ये क्या है? फिर B वो भी वैसे ही है। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, अब देखो ये तो 10th का टॉपिक है, 10th नहीं 9th का टॉपिक है, 10th में सिमिलैरिटी था। देखो मैं तुमको मस्त बात बताता हूँ, मजा आ जाएगा। 10 मिनट के अंदर कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी खत्म हो जाएगा, एकदम ध्यान देना। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एकदम आइडेंटिकल ट्रायंगल्स, मतलब एग्जैक्ट एक की दूसरी कॉपी है, यानी कि ये ट्रायंगल है और इसी का एकदम समझ लो मैंने क्या कर दिया, ये मैंने सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर दिया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इनको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। सिमिलर में क्या होता है? सिमिलर में ये सेम एकदम नहीं हो सकते, थोड़ा साइज बड़ा छोटा हो जाता है, यानी शायद जूम कर दिया या थोड़ा उसको छोटा कर दिया। तो सिमिलैरिटी में क्या है? साइज एकदम सेम नहीं होती है पर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में तो क्या है? एकदम ही क्या रहता है? कॉन्ग्रुएंट रहता है। अब अगर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, दो ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले तो तुम ये समझ लो, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ABC ट्रायंगल है और PQR ट्रायंगल्स है। अगर ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, अगर ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, इसका ये मतलब है कि AB बराबर होगा PQ के, AB बराबर होगा PQ के, BC बराबर होगा QR के, और AC बराबर होगा PR के। कॉन्ग्रुएंट। हाँ, कॉन्ग्रुएंट में ये सारी साइड एकदम बराबर रहती है, और एंगल A बराबर रहेगा एंगल P के, एंगल B बराबर रहेगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर रहेगा एंगल R के। ये कॉन्ग्रुएंसी की खास बात है, ये कॉन्ग्रुएंसी की क्या है? खास बात है। अब इसी में देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है अगर तो 5 रूल है हमारे पास। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के देयर आर 5 रूल्स। सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है साइड साइड साइड, कि अगर तीनों साइड किसी ट्रायंगल की बराबर है तो वो क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंट रहेगा। दूसरा हमारे पास रूल होता है साइड एंगल साइड, मतलब अगर दो साइड, जैसे कि ध्यान देना थोड़ा इस वाले रूल पे, कि दो साइड और उसके बीच का एंगल
ये बहुत खास चीज है। साइड एंगल दोनों साइड के बीच में लिखा है ना, मतलब इन दोनों साइड के बीच का एंगल, और समझ लो कि ये दोनों साइड के बीच का एंगल आ रहा है, समझे? जरूरी नहीं है कि एकदम इधर से बीच में रहेगा, angle नाम रहेगा बस अलग अलग। तो जैसे कि ए बी सी जो है ये बराबर, ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो देखो ए बी बराबर है किसके, क्यू आर के बराबर। ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर, और सी रह गया और पी रह गया। तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर पी के, पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, समझ पा रहे हो ना? साइड का प्रॉब्लम हो जाएगा वरना। तो एबीसी बराबर है कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर पी के, तो यानी कि दो साइड है ना, दो साइड और एक उसके इंक्लूडेड एंगल जो है ये बराबर है अगर, तो फिर ये क्या रहेगा, साइड एंगल साइड से। इंक्लूडेड एंगल बहुत जरूरी बात है, इसके बिना बच्चे फंस जाते हैं। तीसरा रूल होता है हमारे पास, ऐसा ही होता है एंगल साइड एंगल। तो दो एंगल और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल की बात हम लोग करते हैं। जैसे ये दोनों एंगल बराबर है ना, और इसके बीच का भी साइड बराबर है, तो कौन से रूल से बन जाएगा, एंगल साइड एंगल से बन जाएगा। मतलब दो एंगल बराबर है और उसके बीच का भी क्या है, साइड बराबर है, तो इंक्लूडेड साइड दोनों एंगल के बीच की। एक ही रूल इसका एक्सटेंशन वर्जन होता है एंगल एंगल साइड के, अब बीच का नहीं कि एंगल एंगल और उसके बाजू वाली साइड कि एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड, अगर ऐसे भी बराबर है तो भी क्या रहेगा, वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। कि अगर दो एंगल के बीच का साइड है तो भी एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, और दो एंगल के तुरंत बाजू वाला साइड है तो भी क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये केस कॉन्ग्रुएंट है। अब तुम मुझे बताओ क्या ये केस आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ना एंगल साइड एंगल दोनों में बैठा है, ना एंगल एंगल साइड दोनों में बैठा है, दोनों में बैठा चाहिए। तो यानी कि ऐसा ध्यान रखना पड़ता है। और जो तीसरा रूल है ना, सॉरी जो पांचवा रूल है ना, वो स्पेशली किसके लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। जो 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है ना, खास करके उनके लिए होता है कि दो ट्रायंगल अगर 90 डिग्री के हैं तो रूल होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। क्या होता है रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, क्या 90 डिग्री वाला एंगल और हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए, कंपलसरी हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए, और फिर कोई भी साइड अगर बराबर है तो वो क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो 90 डिग्री वालों के लिए भी खास रूल है कि आरएचएस राइट एंगल तो है ही दोनों में, और उसके साथ साथ हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए कंपलसरी, फिर बाकी कोई भी साइड इक्वल हो जाए, भले बेस बेस बराबर हो जाए, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बराबर हो जाए, ये क्या रहेगा, एकदम ही कॉन्ग्रुएंट रह जाएगा। तो ये 5 रूल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। क्लियर हुआ तुम लोगों को? क्लियर। अब सिमिलैरिटी में मैंने तुमको क्या बताया था कि जूम हो जाता है, मतलब ऐसा समझ लो डोरेमोन की वो बिग लाइट स्मॉल लाइट होती है ना, उससे ट्रायंगल को बड़ा कर दिया, ट्रायंगल को छोटा कर दिया, प्रॉपर्टीज नहीं बदल रही, बस उसका साइज बढ़ाया, साइज जो है छोटा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि दो ट्रायंगल एंगल और वो उसके तो एंगल सेम रहता है, यानी ये जो जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, इसमें एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अगर ए बी सी ट्रायंगल जो है ये पी क्यू आर के सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या था, ऐसा ऐसा और ऐसा था। सिमिलैरिटी में जो है नीचे की दो डंडी हटा दो, मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सब तुम 10th में पढ़े हो ट्रायंगल्स में, एकदम यही पढ़ते थे तुम। तो सिमिलर है अगर, तो इसकी खास बात पता है क्या है, एंगल्स तो सेम ही रहते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल नहीं बी क्यों लिखा मैंने, पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। तो ये तो एंगल्स तो सेम रहेंगे, जूम इन जूम आउट करने पे एंगल्स थोड़ी बदल रहे हैं, वो तो सेम ही रह रहे हैं, साइड बदल रही है, पर जूम इन जूम आउट हुआ है ना, ऐसा समझो इसका डबल हो गया तो सारी साइड इन साइड की क्या रह जाएगी, डबल रह जाएगी, इसका ट्रिपल हो गया तो ट्रिपल हो जाएगी, मतलब साइड का प्रोपोर्शन या साइड का रेशियो यहाँ पे सेम रहता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कि ये डबल होगा तो ये 1.5 गुना होगा, नहीं, जूम आउट कर रहा हो तो सब कुछ हो जाएगा, जूम इन कर रहा हो सब कुछ हो जाएगा, यानी कि साइड का रेशियो बराबर रहता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या था, पूरी की पूरी साइड ही इक्वल रहती थी, यहाँ पे साइड का रेशियो सेम रहता है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू जो रहता है वो बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के, और वो बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर के। पी क्यू पी आर कुछ बनना चाहिए, पी आर बनना चाहिए। तो ये खास बात है, ये दोनों ही सबसे खास बात है, समझ गए? इतनी कहानी है। सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए साइड का रेशियो कि AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR के, ये बराबर होगा AC अपॉन PR के, और एंगल सेम रहते हैं क्योंकि उसमें कुछ छेड़खानी नहीं हो रही है। अगर वो बदल दिया तो सिमिलर कैसा, सिमिलर मतलब एक जैसा दिखना चाहिए, तो कुछ तो सेम रहना चाहिए, तो एंगल जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो कॉन्ग्रुएंसी में एकदम डिट्टो सेम होना चाहिए, तो तीनों साइड भी आपस में बराबर, तीनों एंगल भी आपस में बराबर, और सिमिलरिटी में सिमिलर है तो एंगल्स तो बराबर होंगे, लेकिन साइड का प्रोपोर्शन जो है, रेशियो जो है वो बराबर रहेगा, है ना, जूम इन जूम आउट बराबर है। अब देखो मैंने जैसे बोला कि जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया, मतलब पहले ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल में मैंने कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई की होगी, जैसे इसका साइड 5 है, इसका साइड 10 है, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया,
सेम तरीके से अगर इससे छोटा बनता है, ऐसा मान लो इस वाले से ये बनाया है, तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 0.5 मल्टीप्लाई किया, सही है गलत है? 0.5 मल्टीप्लाई किया। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं स्केल फैक्टर के, इसको क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर बोलते हैं, के बोलते हैं। और ये तुमने 10 पर ही सीखा कि ये जो भी रेशियो आ गया ना, ये सारे रेशियो बराबर रहेंगे, तो जिस भी वैल्यू के बराबर रहेगी वो वैल्यू क्या होती है, के, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर बोलते हैं। कि भाई यहाँ पे अगर 5/10 है तो स्केल फैक्टर क्या है, हाफ है, और 10/5 बना है तो स्केल फैक्टर क्या है, 2, ऐसा कुछ समझ गए ना तुम लोग? तो इसको स्केल फैक्टर बोलते हैं। सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 ही रूल होते हैं। सिमिलरिटी को साबित करने के लिए 3 ही रूल लेना होता है। सबसे पहला तो एंगल एंगल, दो एंगल भी बराबर बता दिए तो तीसरा एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो दो एंगल भी बराबर बता दो किसी दो ट्रायंगल के, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। दूसरा रूल होता है साइड साइड साइड, इसमें एकदम इक्वल नहीं, तीनों साइड का रेशियो अगर सेम है तो भी वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। और अगर दो साइड का रेशियो सेम है और उसका इंक्लूडेड एंगल बराबर है तो भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो 3 ही रूल है यहाँ पे, एंगल एंगल साइड ऐसा कुछ नहीं। एंगल एंगल लेने गए तो दो एंगल बराबर है तो सिमिलर एंगल एंगल से ही हो गया। तो एएस या एएस ऐसा कुछ होता नहीं है। राइट एंगल में भी हाइपोटेनस साइड वगैरह इतना वो देखते नहीं, तो साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल, ये 3 ही रूल हमारे लिए क्या है, एकदम बराबर है। इतना क्लियर हुआ तुम लोगों को? अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, मेरी बात को अब सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना। सिमिलैरिटी के जो अभी हमने बेसिक समझे, अब जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना, वो है इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि इफ टू ट्रायंगल, इफ बहुत आसान है, इफ टू ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर, तो सबसे पहली जो मैंने प्रॉपर्टी निकाली वो निकाली कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर रहेगा, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर रहेगा, और वो किसके बराबर रहेगा, ए सी अपॉन पी आर के बराबर रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं? ये तीनों साइड का रेशियो क्या रहता है, आपस में सेम रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि पेरीमीटर ऑफ एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ पीक्यूआर जो है, इसका रेशियो भी साइड के रेशियो के बराबर रहेगा। इसका रेशियो भी किसके बराबर रहेगा, साइड के रेशियो के बराबर रहेगा। कि साइड का रेशियो 1:2 आ रहा है तो दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो भी क्या आएगा, 1:2 आएगा। ये दूसरी जरूरी बात है, ठीक है। पेरीमीटर का रेशियो की साइड के रेशियो के सेम रहेगा, इतनी सी बात है। तीसरी बात, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, बाउंड्री उसकी, है ना। और तीसरा है एरिया, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इसका जो रेशियो होता है ना, ये बराबर होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर के। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का जो स्क्वायर होगा और बी सी अपॉन क्यू आर का जो स्क्वायर होगा और ए सी अपॉन पी आर का जो स्क्वायर होगा, उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर आएगा। लेट्स सपोज साइड का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो जो है ना 1/2 के स्क्वायर के बराबर आएगा, मतलब 1/2 के दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो 1/2 है ना। अगर दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो 1/2 है तो उन दो ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो है वो इस साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब कि अगर वो हाफ है तो हाफ का स्क्वायर 1/4, तो दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो 1/2 है तो उनके एरिया का रेशियो क्या रहेगा, 1/4 रहेगा। अगर ऐसे सोचे दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो 3/5 है तो उसके एरिया का रेशियो क्या रहेगा, 9/25 रहेगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही 3 बातें जो है जो तुमको एकदम ध्यान से समझनी पड़ती है। क्लियर हुआ तुम लोगों को? क्लियर हुआ तुम लोगों को? यही सबसे जरूरी बात है, इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पेरीमीटर साइड का रेशियो सेम है, वापस स्क्वायर मार दो और कोई बात नहीं है। अब ट्रायंगल से हमारा टॉपिक चल रहा है तो बेसिक 2-3 बातें हम लोगों को गढ़ लेनी चाहिए कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री बनता है एक तरफ में, ये लाइन क्या बन जाती है, ये लाइन बन जाएगी बेस, ये लाइन बन जाएगी परपेंडिकुलर, और एकदम ध्यान देना 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या बनती है, हाइपोटेनस। ये बात को कभी मत भूलना कि अगर ऐसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हाइपोटेनस ये बनेगा। मतलब हाँ, सबसे लंबी लाइन हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड पे होती है, पर कभी-कभी क्या होता है फिगर देखकर हम बता नहीं पाते, तो बेटर है कि ऐसे समझो 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन है वो क्या रहता है, हमारा हाइपोटेनस रहता है। और ऐसा होता है पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है ना। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। 3 एग्जांपल लेता हूं, पूरा पाइथागोरस थ्योरम खत्म हो जाएगा। एकदम बेसिक है, कुछ है नहीं इसमें, है ना। 3 ट्रायंगल बना दो, 3 4 13 5 25 7,
ये कारण है। चलो मिसिंग साइड सब में ढूंढेंगे। इसमें क्या मिसिंग है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनस मुझे पता नहीं है, बेस मेरा 4 का स्क्वायर हो रहा है प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 25। अब ये स्क्वायर बाजू में जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर बाजू में जाता है स्क्वायर रूट, मतलब हाइपोटेनस अंडर रूट 25 है, तो हाइपोटेनस 5 के बराबर है। ऐसे ही वैल्यू ऐसा लिखने भी के लिए अंडर रूट में भी आता है। हो सकता है, पर मैंने जितने लिए मैंने ट्रिपलेट लिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं ये, मतलब एग्जैक्ट नंबर होंगे इस वाले में। अब जैसे इसमें देख लो, ये मैंने 13 है तो ये मैंने 5 लिखा था। अब देखो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया है, हाइपोटेनस की जगह डालो, बेस दिया है, बेस की जगह डालो, परपेंडिकुलर मिसिंग है तो 169 इज इक्वल टू 25 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये माइनस में ले लो तो 144 हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर इज अंडर रूट 144 दैट इज 12। और याद भी अब मुझे लगता है अब तो बहुत क्लियर हो गया। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इधर ले लेते हैं है ना, बेस मिसिंग है तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, मतलब 625 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में 49 माइनस कर दो 576 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 576 इज 24, है ना। मेरी कोई कैलकुलेशन बहुत फास्ट नहीं है, मेरे को ट्रिपलेट याद है कि मुझे पता था 25 और 7 तो 24 ही बनता है। हाँ, तो कुछ बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट तुम्हें भी याद करनी पड़ेगी। एमसीक्यू है, समय बचाना है, कैलकुलेशन बचानी है, तो कुछ बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता दो। ये तो लास्ट में ये पूरा स्लाइड ही भेज दूंगा मैं तुम लोगों को, फिर तुम लोग घर पे जो करना है हाँ तुम्हारी बुक में मिल सकता है। बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स सबसे पहला और सबसे फेमस है 3 4 5 का। ध्यान रखना जितने ट्रिपलेट्स में 3 नंबर दिखा रहा हूँ ये 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल है, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो हाइपोटेनियस ही होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। पर अगर मैंने ऐसे कर दिया, इधर 5 दे दिया, तो ये 4 नहीं आएगा। सबसे बड़ा नंबर जो है वो हाइपोटेनियस में ही आना चाहिए। अगर वो कहीं और आ रहा है तो ट्रिपलेट वर्क नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं कि इसको 4 लिख दो वो गलत हो जाएगा। इसका आंसर तो रूट 34 आता है, यानी कि अलग बन जाता है। तो ये हुआ ट्रिपलेट। फिर एक हमारे पास देखो, याद करने के भी तरीके बताऊंगा। कुछ बेसिक ट्रिपलेट पहले 3 याद कर लो। 5 12 13 हुआ, एक ये ट्रिपलेट है। एक हमारे पास होती है 7 24 25 की। अब देखो चौथी ट्रिपलेट जो है, पहले के नंबर डबल कर दो। 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, दूसरे का 10, तो 6 8 10 की भी ट्रिपलेट है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पांचवी ट्रिपलेट जो है दूसरे की डबल कर दो। 5 तो 10 और 24 और 26 ज़्यादा यूज होता है, पता है 10 24 26 भी बहुत यूज होता है। यानी कि ये ट्रिपलेट भी जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे पूछी जाती है। और कोई ट्रिपलेट इसमें मुझे ध्यान आ रही है क्या? 5 12 13, तो बस बेसिक यही है, और तो कुछ नहीं। इसका डबल कर लो, तीसरे का डबल कर लो, 14 48 50 हो गया। बोलोगे बहुत बड़े नंबर है, पर इसी का डबल हो गया। तो ये कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स है। करते करते मेरे हिसाब से 2-3 ट्रिपलेट और मुझे याद आ जाएगी तो मैं दिखा दूंगा, पर बेसिक चीज तो इतनी है। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान देने वाली बात है, ये जो नंबर्स है लास्ट वाले, दे मस्ट बी हाइपोटेनस। उस पहले में कोई भी बेस में जाए, कोई भी परपेंडिकुलर में जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या होना चाहिए? वो हाइपोटेनियस ही होना चाहिए। देख लो रिकॉर्डिंग तो चालू है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कुछ नहीं। तो ये बेसिक पाइथागोरियन क्या है? ट्रिपलेट्स है। अब देखो, देख लो यार, मेरा मोबाइल में ज़्यादा देर चलेगा नहीं। मिड पॉइंट थ्योरम भी हमारे पास होता है ना? क्या टाइम हुआ? 12:30 बोला था ना। चलो 5-10 मिनट रुकते हैं। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको बीपीटी भी बोलते हैं। ये तो कितना सुना था, ये तो बहुत करा था तुम लोगों ने। करा था। अब देखो ABC ट्रायंगल है, कुछ नहीं है, एकदम महालघु चीज है। अगर एक लाइन पैरेलल है, B की लाइन पैरेलल है इस साइड ये में, तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जैसा ही हाँ है। बस इसमें क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी बेसिक बात है, मतलब ट्रायंगल के अंदर की बातें करते हैं सबसे। तो वहाँ पे पैरेलल अच्छा, पैरेलल में सब था। अब यहाँ पे देखो ये पैरेलल है तो वो बैठ तो रहा ही है, हाँ। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बैठ रहा है, हाँ। पर इसमें 3 बातें बोलूंगा मैं। इसमें मैं तुम्हारे साथ 3 बातें करूंगा। सबसे पहला तो तुमको पता ही है कि सर AD/BD जो है किसके बराबर होगा? AE/BC के बराबर होगा। बोलो सही है गलत है? ये तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की ही बात है कि पैरेलल है ये, तो यानी कि AD/BD जो है ये बराबर होगा किसके? AE/EC के बराबर होगा। ये है पहली बात, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का सबसे पहला चीज।
दूसरा चीज जो है इसका है कि AD अपॉन पूरा AB है ना, इतना अपॉन पूरा जो है वो भी इतने अपॉन पूरे के बराबर है। क्या मतलब AD अपॉन पूरा ये जो है AD अपॉन पूरा AB जो है ये भी बराबर रहेगा AE अपॉन पूरा AC के। अब देखो इस पार्ट के साथ अगर पूरे को लिया तो फिर इस पार्ट के साथ भी पूरी को लो, मतलब BD अपॉन AB जो है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, EC अपॉन AC के बराबर हो जाएगा। मतलब BD अपॉन AB जो है वो भी बराबर हो जाएगा किसके, EC अपॉन AC के। आज लेट नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ हो गया लेट करना वीडियो पर, बहुत सारा कुछ हो गया। तो ये तीन बातें जो है ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी में जो है काम आती है। ये मैं अपलोड करके तेरे को लिंक भेज दूंगा।